हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। सो ज्योग्राफी के अंदर आप सभी को पता ही है, हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल में जो हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि वायुमंडल में क्या होता है और उसमें कौन सी गैसेस मिलती हैं, कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनकी परसेंटेज कितनी होती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ओजोन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर्स हो गए। तो ये सारी गैसेज तो हमने लास्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ लिया था? नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था और ओजोन के बारे में पढ़ लिया था। ये 3 गैसेस हमने कंप्लीट कर ली थी। बाकी की जो रह गई हैं कोशिश करेंगे आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना पर आएंगे फिर हम उसको कंप्लीट करने के बाद। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कौन सी गैस के बारे में पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं महत्वपूर्ण गैस। गैसें, ठीक है। तो आज जो हम जानेंगे, पहले हम जानेंगे किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से डिनोट करते हैं। अब ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसमें से क्या क्या बातें ज्योग्राफी से रिलेटेड आती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। तो यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, वैसे यह 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वैसे यह 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, वैसे ये कहाँ तक मिलती है? 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक, बट इसका विस्तार जो है वो 32 किलोमीटर तक है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए, यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए, यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परिवर्तित होने वाली विकिरण के लिए, सूर्य से आने वाली किरणों के लिए, विकिरणों के लिए क्या है? ये पारगम्य तथा पृथ्वी से जाने वाली विकिरणों के लिए
परावर्तित होने वाली या पृथ्वी से, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा, है ना, यहाँ से दोबारा से करो। किरणों के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपरागम्य है। ठीक है, आगे जाने तो, अतः यह कांच पर या पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अतः यह कांच पर या पौधे पर, जिसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पौधे पर या पौधा घर लिख लो, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लगेगा ना कि कैसे पौधा घर, जो हम प्लांट्स के बना देते हैं ना, ऊपर से उनको ढक देते हैं, ऐसे पौधा घर के लिए उत्तरदायी है। के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है, और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो इसी से होता है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है। जो दूसरी गैस है ना, और जो गैस है, दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, रिजिड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और जो गैसेस हैं, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है
इसमें क्या हो रहा है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो देखो, तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्या बातें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड सबसे पहली बात ये आती है कि यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। तो परत, जब हम ये गैसेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद जो हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम परतों के बारे में जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो वहाँ पता चलेगा आपको सबसे निचली परत कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो ये सबसे भारी गैस है, मतलब जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, हमारे वायुमंडल में हैं, तो सबसे भारी जो गैस है वो कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब भारी है तो ये हमको पता है, जो चीज़ भारी रहती है वो नीचे रहती है और जो हल्की रहती है वो ऊपर चली जाती है। तो इसी कारण ये निचली जो परत है उसमें पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे है, इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मैक्सिमम जो ये फैली हुई है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 32 किलोमीटर्स तक फैली हुई है, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वैसे ये 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वैसे देखें, अधिकांश जो ये पाई जाती है 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपारगम्य है। मतलब सूर्य से जो विकिरण आएंगी, जो रेज आती हैं, तो वो तो इसको पार कर जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को। लेकिन जो पृथ्वी से जो परावर्तित होकर जो गैसेस वापस जाती हैं, रिफ्लेक्ट होकर जो गैसेस जाती हैं, सॉरी गैसेस नहीं, जो किरणें जाती हैं, तो उनको वो क्या है, उनको ये गैस जाने नहीं देती, उनको वहीं के वहीं रोक लेती है। तो वो विकिरणें जो है, वो रेस जो हैं, वो इस गैस की वजह से अपारगम्य है, उनको वो वापस नहीं जाने देती। ठीक है, आगे है, अतः यह कांच पर या पौधाघर, जिसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, के लिए उत्तरदायी है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उसके लिए क्या है, ये उत्तरदायी है। मतलब आपने देखा होगा, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो उसमें उनको क्या है, कांच के किसी उससे ढक देते हैं, पौधा घर जिसको बोल देते हैं, मतलब उस तरीके का बना लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेज आ तो जाती हैं, वापस नहीं जा पाती। अब जैसे, अब छोटा सा एग्जांपल ले लो कि हमारी गाड़ी है, ठीक है, वो हमने लॉक करने के बाद, शीशे वगैरह ऊपर करने के बाद उसको हमने खड़ा कर दिया कहीं धूप में। तो क्या देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बाद जब गाड़ी में जाएंगे तो जितना गर्मी, मतलब इतनी गर्मी बाहर नहीं होगी जितनी गर्मी गाड़ी के अंदर होगी। किस वजह से? क्योंकि गैस तो हर जगह है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो तो हर जगह, गाड़ी के अंदर भी है, तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो उससे क्या हुआ, जो रेस गाड़ी के अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड ने उनको आने तो दिया लेकिन वापस बाहर नहीं जाने दिया, तो जिस वजह से वहाँ गर्मी हो गई। तो यही चीज़ जो पौधा घर, जो ग्रीन हाउस में बता रही हूँ, उसके अंदर होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इस वजह से क्या होता है, यही इसी की वजह से होता है। और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है, और जो वायुमंडल की जो नीचे की परत है, जो निचली परत है, उसको गर्म रखती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो क्या है, रेज आएंगी वापस चली जाएंगी, तो गर्मी होगी नहीं। तो जैसे सर्दी में क्या होता है, हम धूप वगैरह सेकते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, धूप आई तो उससे हीट मिलती है, तो ये गैस ना उस हीट को वहीं रोक लेती है, वापस नहीं जाने देती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। आगे क्या बताया गया है, आगे इसके नुकसान भी हैं। वो क्या हैं, दूसरी गैस का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और जो गैसेज हैं, उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो आयतन है, वो तो क्या है, एज इट इज़ है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो उसका आयतन बढ़ रहा है। उसका आयतन क्यों बढ़ रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जब हम कोई भी जीवाश्म जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको कोई भी चीज़ जलानी है, कोई भी वस्तु जलानी है, उसके लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और जब वो बर्न होती है, बर्न होने के बाद उसमें जो गैस रिलीज होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो जिस वजह से क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है, हीट को वहीं के वहीं रखना, मतलब हीट को बाहर ना जाने देना। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें जो हैं,
इस वजह से बढ़ रही हैं कि ईंधन वगैरह जलाते हैं तो उससे ज़्यादा, मतलब जितना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए हम लोग उससे ज़्यादा उसको क्रिएट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसको बना रहे हैं। तो वो हम ही अब खुद का ही तो नुकसान कर रहे हैं। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो यही कारण है जो कहते हैं कि जो जीवाश्म वगैरह है, मतलब इन सब चीज़ों को, पेड़ पौधों को ना जलाएं, नष्ट ना करें। क्यों? तो इसी वजह से। ठीक है, और बहुत सारे रीजंस हैं, वो ज़्यादा डीप में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो फिर केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाएगा या फिर एनवायरनमेंट का आ जाएगा, बट हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो जिससे आपको एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन जाए, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो चलते हैं हम जलवाष्प की तरफ चलते हैं, वाटर वेपर्स। ठीक है, आगे आता है जलवाष्प। ये भी क्या है? भाप है, जलवाष्प, वाटर वेपर्स। तो वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। ठीक है, तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये घटती जाएगी। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, उसके बाद नहीं। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। आठ किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण इसके संघनन पूरा नहीं आएगा ये।
होने के कारण इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यताप के कुछ भाग को जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यताप कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है। जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। ठीक है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है।
जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल में स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। वायुमंडल में स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। अब अलग से बात क्या आती है, एक ये तो इसने हो गया, अलग आती है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं CO2 एवं जलवाष्प। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 व जलवाष्प उत्तरदायी हैं। ठीक है, देखो अब बात आती है जलवाष्प की। तो जलवाष्प क्या है? वाटर वेपर्स, भाप, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो जलवाष्प है, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो जलवाष्प है सबसे अधिक परिवर्तनशील है। सॉलिड में भी आ सकता है, लिक्विड में भी, गैस में भी। मतलब जलवाष्प क्या है, एकदम से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो क्या है कि वाटर ही तो है, ये पानी ही तो है, तो H2O ही तो है ये, और अत्यधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह समान ही गैस वितरण हो रही, कहीं कितनी, कभी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इस तरीके से यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर्स, जो जलवाष्प है, वो क्या है, वो घटता चला जाएगा। ये गैस यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। अगर देखें तो जो जलवाष्प है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, और लेकिन जो इसका 90% जो भाग होता है जलवाष्प का, वो 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही सीमित होता है। 8 किलोमीटर के बाद जो 10% भाग बचा वो रहता है 90 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जितने भी तूफान वगैरह होते हैं तो इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? जलवाष्प से ही आती है। जलवाष्प क्या है, एक भाप ही तो है। आप ये देखो, पानी गर्म कर रहे हो तो गर्म पानी आपके स्किन पे गिर जाओ या भाप लग जाओ तो ज़्यादा किससे बर्न होगा? वो भाप से होगा। किस वजह से? क्योंकि जो भाप है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है कंपैरिजन टू गर्म पानी, हॉट वाटर। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो उसी तरीके से जो तूफान वगैरह आते हैं तो उनको जलवाष्प से ही क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। अब सूर्य से जो रेज आ रही हैं, सूर्य का जो तप है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? जलवाष्प। तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है, और पृथ्वी के द्वारा जितने भी ऊष्मा विकिरित होती है उसको संजो के रखता है। कौन रखता है? जलवाष्प। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है। इस तरीके से यह क्या है, एक कंबल का काम कर रहा है। मतलब बाहर जो हीट है उसको अंदर, बाहर जो गर्मी है या सर्दी है उसको, मतलब कंबल से है कि बाहर जो सर्दी है उसको अंदर नहीं आने दे रहा है, और जो अंदर हीट है, बॉडी को जो हीट मिल रही है उसको अंदर ही रखे दे रहा है। जिसे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जिस वजह से क्या है, पृथ्वी ना तो ज़्यादा ठंडी हो सकती है और ना ही ज़्यादा गर्म हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल में स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। अब जलवाष्प का जो संघनन होता है उससे ही वृष्टि होती है, उसी से बारिश होती है। और साथ ही साथ आगे क्या बताया गया है, आगे है कि वायुमंडल में स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। और वायुमंडल के अंदर जो स्थिरता है, जो रिजिडिटी है, वो भी जो वाटर वेपर्स हैं, जो जलवाष्प है, उससे ही स्थिर रहती है।
अब आगे एक बात और जानते हैं कि अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी पढ़ा था, अभी जस्ट पहले पढ़ा था, तो हमने ये भी जाना था कि वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प उत्तरदायी है। मतलब जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमको वाटर वेपर्स भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए, बट लिमिटेड। कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सीज हो जाएगी तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ ही रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी कुछ गैसेस थी जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं ना, जिनकी वजह से आसमान का रंग नीला होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारी पृथ्वी की संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस क्लास को भी और इस चैनल के लिंक को भी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो कोई सजेशन हो किसी का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।